नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को का बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले सत्ता में उस हिमाचल की बात जहां 60 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसलिए आज पूछना जरूरी है, आखिर इस तबाही का असली गुनहगार है कौन। आज पुराने शिमला और नए शिमला की कुछ दिलचस्प तस्वीरों से इसका जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। फिर जय सिया राम का उद्घोष करने वाले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की बात, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राम कथा में शामिल होने के लिए आए थे। आज ये जानेंगे आखिर ब्रिटेन से अमेरिका तक हिंदुओं के लिए बड़े बड़े सत्ताधीशों का दिल क्यों धड़क रहा है। फिर शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर सत्ता की कुंजी खुलेगी। क्या पवार को कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग का अध्यक्ष बनाने का ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया है? इसका सच आज आपको जानना चाहिए। एक बड़ा अपडेट यह कि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। थोड़ी देर में पीएम भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है, जिसमें देश के 100 शहरों में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। विश्वकर्मा योजना को भी आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसमें 5% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में दिल्ली वाली दरार नजर आ रही है। कांग्रेस दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस फैसले से आम आदमी पार्टी नाराज है और उसने कहा कि अगर अकेले चुनाव लड़ना है तो इंडिया अलायंस की अगली बैठक में जाने का मतलब नहीं है। इसरो ने आज आखिरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली। इसी के साथ हमारा चंद्रयान चांद के और करीब पहुंच गया। तो चंद्रयान 3 अब चांद की ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। 17 अगस्त यानी कल चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। और अब सत्ता में हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिन्हें देखकर शायद आप कुछ पलों के लिए चौंक जाते होंगे, थोड़ा अफसोस करते होंगे और हमेशा की तरह आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने एक बार भी ये सोचा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या कभी ये सोचा कि पहाड़ों पर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और पहाड़ों पर हो रहा ये विनाश और कितना ज्यादा भयानक हो सकता है? इसलिए आज आपको उन पहाड़ों का दर्द देखने और समझने की जरूरत है, जो गर्मी या सर्दी में तो आपका फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इन्हीं पहाड़ों से मौत और मातम वाली तस्वीरें आने लगती हैं। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां कुदरत की सत्ता कहर ढा रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार वो शिमला बना है, जहां शायद आप भी कभी अपने परिवार के साथ घूमने गए होंगे या फिर घूमने जाना चाहते होंगे। पिछले कई दिनों से शिमला के अलग अलग इलाकों से दिल दहलाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। जमीन रेत की तरह खिसक रही है, मकान ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं और लोगों की जिंदगी खत्म होती जा रही है। इसलिए आज हमने भी शिमला पर प्रकृति के इस सितम को समझने के लिए आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की बहुत एक खास कुंजी तैयार की है। आज आप भूस्खलन, बाढ़ और बारिश की वजह से टूटते बिखरते जिस शिमला के वीडियो देख रहे हैं, यह अंग्रेजों के जमाने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि विकास की रेस में भागते हुए हमने पहाड़ों पर विनाश को कैसे अपने दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दावा है कि यह तस्वीरें सैमुअल बॉन्ड और अंडरवुड जैसे कई विदेशी फोटोग्राफर्स ने एक दौर में खींची थी। पहली तस्वीर साल 1880 की है, जब शिमला की मॉल रोड को द मॉल रोड कहा जाता था। इसमें आपको पहाड़ों पर घर कम और पेड़ ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त की तस्वीर में आपको उन पेड़ों की जगह बड़े बड़े मकान नजर आ रहे होंगे। रिसर्च के दौरान हमें ऐसी ही 2 तस्वीरें कुमारहट्टी डगशाई रेलवे स्टेशन की मिली, जिसमें पुरानी तस्वीर में आपको सिर्फ ट्रेन की पटरी और पहाड़ दिखेंगे, लेकिन अभी की तस्वीर में आपको पहाड़ की जगह ऊंचे ऊंचे मकान नजर आएंगे। इसी तरह हमें शिमला के होटल विलो बैंक की एक तस्वीर भी मिली, जिसे 1871 में बनाया गया था, लेकिन नई तस्वीर में आपको पेड़ के पीछे बड़े बड़े मकान बने हुए नजर आएंगे। ऐसी एक तस्वीर मॉल रोड पर बने टाउन हॉल बिल्डिंग की भी है, जिसकी नई तस्वीर में आपको सड़क किनारे कई बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही होंगी, जबकि पुरानी तस्वीर में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जाहिर तौर पर बदलते वक्त के साथ बढ़ना जरूरी है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि यह पहाड़ प्लेग्राउंड जैसा समतल नहीं है जिन्हें काटकर कहीं भी निर्माण कर लिया जाए।
ये वो शिमला है जिसे अंग्रेजों के जमाने में छोटा विलायत या मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था, और उसकी वजह थी ब्रिटेन और शिमला का तापमान उस दौर में करीब करीब एक जैसा हुआ करता था। लेकिन आज शिमला में इतनी गर्मी पड़ती है कि कभी कभी इस हिल स्टेशन पर भी तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए आज एक बार यह सोचने की जरूरत है कि आखिर हमने इन पहाड़ों के साथ किया क्या है। आज सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें शिमला के बारे में एक और बहुत चौंकाने वाली बात मिली, जो मैं आप सभी न्यूज मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बड़ी बात, शिमला भूकंप के हाई रिस्क जोन में आता है। शिमला में करीब 90% मकान 45 से 60 डिग्री की ढलान वाली जमीन पर बनाए गए हैं। कई इलाकों में तो ये मकान 70 से 75 डिग्री के ढलान पर बने हैं, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की साफ साफ गाइडलाइंस है कि 45 डिग्री से ज्यादा ढलान की जमीन पर निर्माण नहीं होना चाहिए। एनजीटी तो यहां तक कह चुका है कि अगर शिमला में कोई तेज भूकंप आया तो यहां की 39% इमारतें गिर जाएंगी। इसके अलावा शिमला के पहाड़ों पर तेजी के साथ बढ़ता दबाव भी इस तबाही की बहुत बड़ी वजह माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जब 1898 में शिमला की आबादी 33,000 हो गई थी, उस दौर में अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे। तब इस आबादी के विस्तार को रोकने के लिए टैक्स की सिफारिश की गई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में शिमला की आबादी बढ़कर 2,30,000 के पार हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि शिमला के पहाड़ों पर यह प्रेशर कितना ज्यादा हो चुका है। लेकिन इस जनसंख्या के अलावा भी शिमला में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दरकते हुए शिमला के लिए जिम्मेदार है। जैसे इनमें वो बड़े बड़े घरों का निर्माण है जो पहाड़ों को काटकर तैयार किए गए। सड़कें चौड़ी करने के लिए पहाड़ों पर भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं और इसके लिए टनल ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके कंपन से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। इतने सब के बाद तेज बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों की नींव कमजोर होती जा रही है। साथ ही मकान, होटल या फिर रास्ते बनाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे भी पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ रही है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी पर मजबूती के साथ पकड़ बनाकर रखती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खतरे को खुद सरकार में बैठे लोग महसूस कर रहे हैं, फिर भी इसे रोकने के लिए शायद उतने कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे जितनी जरूरत है। इसका अंदाजा आपको खुद हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से लग जाएगा, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ अनियंत्रित छेड़छाड़ इसका एक बड़ा कारण है। समय आ गया है कि अब हमें सख्त और कड़वे कदम लेने की आवश्यकता है, तभी हम प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो वजह हमने आपको बताई वो सिर्फ शिमला नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए जिम्मेदार है। हम आपको हिमाचल में मची तबाही पर एक रील भी दिखा देते हैं। मंडी के आसपास सोलन की बात करें, शिमला की बात करें, तमाम इन जिलों में सिरमौर की बात करें, यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर अब तक जाने का रास्ता ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन अब तक वहाँ पर मदद के लिए पहुँच भी नहीं सका है। मेरे पीछे आप देखिए एक होटल है, नीचे एक भोजनालय है और ऊपर एक होटल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बगल से जो पहाड़ से जो मलबा आया है, तेज जब बारिश हो रही थी 12 और 13 अगस्त को, तब ये पूरा का पूरा जो मलबा है यहाँ पर अपने साथ भारी भरकम चट्टाने, पत्थर, दलदल सब बहा कर ले आया। बादल फटने मंडी से करीब 7 से 10 किलोमीटर आगे जाकर वो इलाका है जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सका है। उसकी वजह यह है कि रास्ता जो है, जो नेशनल हाईवे है, वो इस तरह से भारी भरकम चट्टानों से घिरा हुआ है और यहाँ पर सड़कों पर दलदल बन गई है, मलबा है। जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पर चलना काफ़ी खतरे से खाली नहीं। पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो ड्रेनेज है और जो नालों के नज़दीक घर बना लिए गए हैं और नालों ने जो अपना रुझान बदला है। पहले ये नाले आराम से स्लांटिंग करते थे, छोटा मोटा इरोजन होता था, और जो घरों का पानी है उस ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं रहा। पहाड़ लगातार बारिश से कमज़ोर होते गए।
और अब हम आपको शिमला पर कुछ वक्त पहले आई वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक स्टडी दिखाते हैं जो बहुत चौंकाने वाली है। इस स्टडी में बताया गया है कि लगातार बारिश के बाद पहाड़ों की मिट्टी में नमी और अस्थिरता आ गई है। इसलिए खड़ी ढलानों वाले इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से और लैंडस्लाइड के मामले अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा बढ़ता तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव भी लैंडस्लाइड की बड़ी वजह है। इस स्टडी में कुछ सलाह भी दी गई है। इसमें शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फौरन कदम उठाने की मांग की गई है। ढलानों से मलबा हटाने, दीवारों को मजबूत करने की सलाह दी गई है। लोगों को ढलानों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि पेड़ लगने से जड़ के जरिए ढलान की मिट्टी मजबूत होगी। और सत्ता में अब बात करते हैं। पूरी दुनिया में मजबूत होती हिंदुस्तान की सनातन सत्ता की, जिसमें हिंदू धर्म की ग्लोबल स्वीकार्यता है। बड़े बड़े ताकतवर नेताओं की इसमें अखंड आस्था है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, समय का चक्र ऐसा घूमा कि जिस देश ने 200 सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, वहां की सत्ता की बागडोर एक भारतवंशी ऋषि सुनक के हाथ में। और सुनक अब दिल खोलकर बता रहे हैं कि उनके दिल में हिंदू धर्म और अध्यात्म का जीपीएस है। इस वक्त सुनक की जुबान पर जय सिया राम का जाप है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ये सनातन प्रेम वाली तस्वीरें आज एक विश्लेषण की मांग करती हैं। कल ऋषि सुनक मशहूर कथावाचक मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए। यह राम कथा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही है। ऋषि सुनक ने कहा कि वे पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू होने के नाते इस कथा में शामिल हुए हैं। ऋषि सुनक की हिंदू भक्ति का यह सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आज हिंदुस्तान, हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाने वाले तमाम एजेंडाधारियों को गौर से ऋषि सुनक की जुबान पर आए एक एक शब्द को सुनना चाहिए। ऋषि सुनक जो बात कह रहे हैं वो भारत का कोई नेता खुलकर कह दे तो बहुत सारे राजनीतिक समीकरण उलट पुलट जाएंगे। इस लिहाज से भी ऋषि सुनक से जुड़ी यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऋषि सुनक के दिल में हमेशा से हिंदुस्तान के लिए एक खास लगाव रहा है। यह लगाव मंगलवार को भी जाहिर हुआ क्योंकि मंच भी था, मौका भी था और माहौल भी था। कुछ पॉइंट्स में आप ऋषि सुनक के हिंदू हृदय की भावनाओं को समझ लीजिए। उसके बाद आपको सुनक की संपूर्ण सनातन आस्था वाली न्यूज रील दिखाएंगे। रामकथा में शामिल सुनक ने कहा कि वो पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर कथा में शामिल हुए हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। यह भी कहा कि धर्म मुझे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए साहस और शक्ति देता है। भगवान राम हमेशा से मुझे प्रेरणा देते हैं। वो जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना, विनम्रता के साथ शासन करना और निस्वार्थ भाव से काम करना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में हम पास के मंदिर में जाते थे, वहां मेरा परिवार हवन, पूजा और आरती करता था। सुनक ने यह भी बोला कि वो रामायण के साथ भगवत गीता और हनुमान चालीसा से भी प्रेरणा लेते हैं। सुनक ने कहा, मेरे ऑफिस की टेबल पर गणेश जी की सुनहरी मूर्ति रखी रहती है। उनकी मूर्ति मुझे लगातार कोई काम करने से पहले सुनने और उस पर विचार करने की याद दिलाती है। तो भारतवंशी सुनक की सनातन आस्था की ऐसी तस्वीरें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं। पिछले साल जन्माष्टमी के मौके पर वो कृष्ण मंदिर गए। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। हालांकि उस वक्त वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले 120 करोड़ लोग हैं और दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में हिंदू रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है। यही वजह है कि इस संख्या शक्ति की भक्ति बड़े बड़े ताकतवर नेता भी करते हैं। इसकी एक बानगी कुछ दिनों पहले खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका में भी देखने को मिली थी, जब वहां की रिपब्लिकन पार्टी के नेता भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने ऐलान किया था कि मैं हिंदू हूं और मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। तो अमेरिका में हिंदुओं का बोलबाला सिर्फ चंद लोगों के बयानों और चर्चाओं में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी हिंदुओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, अमेरिका में अब दिवाली पर सरकारी छुट्टी देने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर न्यूयॉर्क असेंबली में एक कानून बनाने की तैयारी भी हो रही है। न्यूयॉर्क असेंबली के स्पीकर कार्ल हेस्टी ने 24 मई 2023 को एक बयान जारी करके दिवाली पर सरकारी छुट्टी का प्रस्ताव रखा था। फिलहाल दिवाली के दिन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, टेक्सास, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में आधिकारिक अवकाश रहता है।
दिवाली को अमेरिका का देशव्यापी अवकाश बनाने के लिए एक प्रस्ताव अभी पास होना है। ऐसा होने पर दिवाली अमेरिका का 12वां संघीय अवकाश बन जाएगा। अमेरिका में हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व की कहानी सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी का भी बोलबाला तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए राह खुलनी शुरू हो गई है। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन एशिया सोसाइटी और इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट से जुड़े 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू करने की अपील की गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले साल 2024 में सितंबर से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। आपको बता दें, अमेरिका में भारतीयों की बहुलता है वो ज्यादातर न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया राज्यों में है, जहां पर हिंदी पढ़ाने वाले लगभग 10 स्कूल हैं। अमेरिका में फिलहाल हाई स्कूल पर जो पढ़ाई होती है हिंदी की, उसमें हिंदी का कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें हिंदी की बेसिक पढ़ाई ही कराई जाती है। अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतवंशियों में से 9 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, जो वहां बोली जाने वाली जो भारतीय भाषा में नंबर 1 है। सत्ता में अब बात राजनीति की कर लेते हैं, जिसमें एक ऐसी मीटिंग ट्रेंड कर रही है जिसके बारे में कहा तो यह गया कि यह गुप्त यानी सीक्रेट मीटिंग थी, लेकिन जितनी चर्चा इस बैठक की हो रही है उतनी तो सार्वजनिक बैठक कोई भी नहीं होती है। इस एक बैठक से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति में भूकंप के झटके लगने लगे हैं और इसका सबसे ज्यादा अनुभव इंडिया गठबंधन के 2 घटक दल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को हो रहा है। दावा है कि शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार के बीच एक बैठक हुई। यह मुलाकात एक 5 स्टार होटल में तय थी, जिसे रद्द कर दिया गया। फिर दोनों नेता पुणे में कोरेगांव पार्क क्षेत्र के एक बड़े कारोबारी के घर पर मिले। दावा है कि शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच कई घंटों तक यह बैठक चली। यह मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि अजित पवार सरकारी काफिला छोड़कर बैठक में पहुंचे थे, जबकि एनसीपी नेता जयंत पाटिल कार्यकर्ता की गाड़ी से बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद निकलते समय अजित पवार गाड़ी में मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। पिछले 2 दिनों से इस मुलाकात की खबर मीडिया में चल रही थी, लेकिन इस बैठक में क्या बात हुई थी यह किसी को नहीं पता। कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से खबर आई है कि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अजित पवार ने शरद पवार को केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया है। शरद पवार को कृषि मंत्री या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया है। सुप्रिया सुले के लिए भी ऑफर्स की बात की जा रही है। इस दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तस्वीरें ऐसी बनी जैसे मुंबई में हाईटाइड के दौरान बनती हैं, यानी हर नेता अपने अपने हिसाब से स्थिति का आकलन करने लगा। इस मुलाकात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि बिना शरद पवार के महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक कैसे होगी और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। एक तरफ यह चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता थोड़े अटैकिंग हैं। वो कह रहे हैं कि शरद पवार के बार बार अजीत पवार के मिलने से भ्रम की स्थिति बनती है, इसलिए उन्हें स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीगेवर को ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि अजीत पवार सीएम बनना चाहते हो, लेकिन बीजेपी ने शरद पवार को साथ लाने की शर्त रख दी। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट अब भी सधे शब्दों में ही ये बात कह रही है। संजय राउत ने शरद पवार का बचाव करते हुए कहा कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफर कर पाए। हालात एनसीपी पवार गुट के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जब सहयोगी ही संदिग्ध नजर से देखें तो फिर क्या किया जाए। हालांकि सुप्रिया सुले ने आज क्लियर किया कि कोई ऑफर नहीं है, वो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है। एक बार कांग्रेस, शिवसेना गुट और एनसीपी के नेताओं की बात सुनिए, फिर इसमें और जो ट्विस्ट हैं वो भी सुलझाकर आपके सामने रखेंगे। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही। लगातार ये चीज़ें आने से इन लोगों में संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है, उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। जिस तरह से लोगों में बातें चल रही है उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया। कांग्रेस की तरफ से शरद पवार जी के बारे में कोई संभ्रम नहीं है। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है,
पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे नहीं। वो एक फैमिली के मेंबर्स हैं। यहाँ बहुत सारे बार जो है इस देश में हमने देखा है कि लोकशाही में अपने अपने ढंग से आइडियोलॉजी के मुताबिक काम करने का स्वतंत्र आज़ादी सबको मिला है। वैसे ये सवाल अजीत पवार से भी पूछा गया और शरद पवार से भी कि आप दोनों बार बार मिलते क्यों हैं। अजीत पवार पहले ही इस पर बयान दे चुके हैं। आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी और अजीत पवार की मुलाकात राजनीतिक नहीं है। वो पहले भी कह चुके हैं कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं। अजीत पवार से उन्होंने पिता तुल्य होने के नाते मुलाकात की। अजीत पवार और उनकी बैठक गुप्त नहीं है, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। यानी चाचा भतीजा मिलते रहेंगे, लेकिन शरद पवार एनडीए में नहीं जाएंगे। उनकी इन बातों से फिलहाल ऐसा ही समझ में आता है। माध्यमांच्या सोबत गेलो एक माझी नाही, माझी खास खाली नाही, माझी खाली फुलं स्वीकारली ती बघितलं होतं का, मला तिथं फुलं दिली, ती फुलं मी घेतली आणि नंतर मी गेलो. मला काही दिसलं, माझ्या फक्त मी सांगितलं होतं. बाकी लहान लोकांच्याबद्दल मी भाष्य करत नाही. और उधर अजीत पवार भी पारिवारिक रिश्ते की वही बात कह रहे हैं जो शरद पवार कह रहे हैं। यानी चाचा भतीजा भले ही अलग अलग पार्टियों में हों, लेकिन इस मुद्दे पर एक हैं, दोनों के एक ही जैसे विचार हैं। वैसे कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। कल शरद पवार की भीड़ में रैली है, उससे पहले भीड़ में पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर में शरद पवार और अजीत पवार दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि भीड़ में साहिब का स्वागत है, काम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद दो, हम भीड़ वाले अजीत दादा के साथ हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। वैसे शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात से इंडिया गठबंधन की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसी महीने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक है। पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार और शरद पवार की 3 मुलाकात हो चुकी है, कुछ सार्वजनिक और कुछ निजी। एक बार अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार से आशीर्वाद लेने के लिए भी मिले थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सम्मान समारोह में शरद पवार मंच पर मौजूद थे और अब पुणे में तीसरी बड़ी मुलाकात हुई है जो सबकी नजरों में है। इसलिए इंडिया गठबंधन असहज है, लेकिन शरद पवार का कद और बयान इंडिया वालों को पवार के साथ खड़ा करने को मजबूर कर देते हैं। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद पवार का पीएम मोदी के साथ पुणे में मंच साझा करना पहले ही सवालों के घेरे में आ चुका है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार के शरद पवार से मिलने पर इंडिया के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। इसके बाद हाल ही में संसद भवन के दफ्तर में राहुल गांधी, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई, जिसमें मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा भी हुई। तब सबको लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन अचानक फिर से चाचा भतीजे की मुंबई में हुई गुप्त मुलाकात ने इंडिया गठबंधन को बेचैन कर दिया है। कुल मिलाकर फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी से शरद पवार की किसी भी रूप में नजदीकी उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, उसमें कोई समानता नहीं होती है। अब शरद पवार जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया गठबंधन के बाद थोड़ी सी बात एनडीए की भी कर लेते हैं। वैसे भी इंडिया गठबंधन के गठन के बाद एनडीए के नेताओं की पूछ बढ़ गई है। आज एनडीए के संस्थापक और गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उनकी समाधि सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी, उन्होंने नमन किया। बीजेपी के कई बड़े नेता भी सदैव अटल पहुंचे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार श्रद्धांजलि पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनडीए के नेता भी शामिल हुए। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एआईएडीएम के नेता एम थम्बी दुरई, बिहार के पूर्व सीएम और एचएएम के प्रमुख जीतन राम मांझी, एजेएसयू के प्रमुख सुदेश महतो, एनपीपी सांसद अगाथा संगमा और तमिल मनीला कांग्रेस के प्रमुख जीके वासन ने भी सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी।
वैसे आपको बता दें कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में उनकी सरकार 13 दिन में गिर गई थी। इसके बाद देश में स्थिर सरकार देने के लिए 1998 में बीजेपी ने एनडीए का गठन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में करीब 13 दल बीजेपी के साथ आए। दूसरे दलों के समर्थन से अटल जी एनडीए गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 13 महीने में ही गिर गई। 1999 में देश में फिर चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए को बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में फिर पीएम बने और मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उस समय एनडीए में बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी के अलावा जॉर्ज फर्नांडिस, प्रकाश सिंह बादल, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे जैसे नेता शामिल थे। उस समय भी बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अकेले बहुमत से काफी दूर थी। आज भी एनडीए है, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत में है। पिछले 25 सालों में एनडीए का रंग, रूप और स्वरूप काफी बदल चुका है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि पहले एनडीए की बैठक अक्सर होती थी, अब सिर्फ दिखावे के लिए होती है। वैसे इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए भी अब एक्टिव दिख रहा है। वैसे एनडीए के सिर्फ वर्तमान नेताओं ने ही नहीं, बल्कि पूर्व एनडीए नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी आज सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वैसे दिल्ली पर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के 35 बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा किया। दिल्ली कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ हैं। इस बैठक में कुछ नेताओं ने दिल्ली में केरल मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी से डील करने की सलाह दी, यानी लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ें और गठबंधन बाद में हो जाए। वैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन की सदस्य है और विपक्षी नेताओं ने तय किया कि वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं की तरफ से अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान से आम आदमी पार्टी नाराज है और इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में जाने पर विचार करने की बात कर रही है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी तैयारी तेज हो गई है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इसमें चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि इन्हीं चुनावी राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं में हिंदू राष्ट्र को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की आगवानी की। इस मौके पर कमलनाथ से सवाल किया गया था, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? तो कमलनाथ ने कहा था कि देश के 82% हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र ही होता है। आज जब दिग्विजय सिंह से कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले जवाब पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं हिंदुत्व का उल्लेख नहीं है। एक बार दोनों नेताओं को सुन लीजिए कि हिंदू राष्ट्र पर कौन क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। हिंदुत्व का संविधान में कहीं उसका है क्या उल्लेख? नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? सर, तो फिर बीजेपी कह रही है कि आपने कमलनाथ पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने 72% तो उन्होंने क्या गलत कहा है? यहाँ इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। वैसे दिग्विजय सिंह भी हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले के मुकाबले थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से अलग आज ये क्लियर कर दिया कि उनकी सरकार आएगी तो बजरंग दल पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में चुनाव है, लिहाजा हिंदू प्रेम के ऐसे नए नए रंग अब आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे।
ताकि वोटरों के मन में अपनी पार्टी के रंग में उनको रंगा जा सके। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कंफ्यूजन हुआ तो वोटरों के मन का रंग उतरते या बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है।